मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। अगर आपको संकरण निकालना है कार्बन का तो कैसे याद रखेंगे, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि क्लासिफिकेशन क्या है। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड या फिर आप इसको बोलते हो टर्मिनल डाइहैलाइड। अगर X जुड़ा है और इस कार्बन का संकरण sp3 है तो ये क्या बनेगा, एलिलिक हैलाइड बनेगा। तो CX बॉन्ड के नेचर की अगर हम बात करें बेटा तो क्या होता है, देखो ध्यान से। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ नियम। यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल पर बहुत सारी रिएक्शंस है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ध्रुवण घूर्णन या घूर्णक यौगिक। यहाँ पर हमने लिया है कि ये विलोपन अभिक्रिया है जिसे आप बीटा विलोपन भी कहते हो। क्या है, DDT। इसकी स्ट्रक्चर बनाना जो है वो जरूर पूछेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस मजेदार वन शॉर्ट सेशन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा कैसे जाता है, एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या चीजें हमें छोड़ देनी है और कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है। देखो, पढ़ना तो हम सबको आता है लेकिन छोड़ना हम सबको नहीं आता है। हम क्या करते हैं, पूरी बुक रंग देते हैं, पर हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। तो आज का ये सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा जानदार और बहुत ज्यादा कैसा होने वाला है, ये शानदार। क्योंकि आज हम सीखेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी में कितनी चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी चीजें हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और कितनी चीजों को हमें याद रखना है, कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है जो हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही बना सकते हैं और पेपर एनसीईआरटी की बुक में से ही आता है। तो प्यारे बच्चों, अपनी बुक लेकर और अपनी पेन लेकर के फटाफट से तैयार हो जाओ। शुरू करेंगे आज की इस धमाकेदार क्लास को। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जहां हम एल्केन और एरीन से हाय हेलो नहीं करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और यहाँ पर ये जो एरीन और एल्केन है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इस बात को समझना है अपने को। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मेरे पास कौन है मैम, हेलो है, ठीक है, और फिर मेरे पास कौन है, एक चीज है मेरे पास एल्केन, उसके बाद कौन है मेरे पास एरीन है। ये तीन शब्द मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ गई बात। अब देखो, हेलो से क्या मतलब होता है, हेलो से मतलब होता है हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली है भाई, ये हेलोजन परिवार यहाँ पर ये। और हेलोजन परिवार के अंदर कौन लोग होते हैं, इसे एक्स से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार लोग यहाँ पर होते हैं जिनके साथ हमने इस चैप्टर में खूब सारी बातें करनी है, खूब सारी मस्ती करनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि एल्केन क्या होता है। तो एल्केन प्यारे बच्चों, जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो बंध बनता है, जो यौगिक बनता है, उसे हम हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन सीरीज कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन सीरीज में क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है आपका संतृप्त यौगिक और दूसरा होता है आपका असंतृप्त। अब जब हम संतृप्त की बात कर रहे हैं यानी उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। संतृप्त के अंदर सब कैसे होते हैं, एकल बंध होते हैं। कैसे बंद होते हैं, एकल बंद होते हैं, और जहां एकल बंद होते हैं उन्हें हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब असंतृप्त की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास द्विबंध होते हैं और आपके पास त्रिबंध होते हैं। कितने होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध। अगर हम द्विबंध और त्रिबंध की बात करें तो द्विबंध को हम क्या बोलते हैं, द्विबंध को हम बोलते हैं आपका एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कीन। और इसकी अगर मैं बात करूं तो आप इसको बोलते हो एल्काइन। क्या बोलते हो, एल्काइन। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास हेलो एल्केन है, मेरे पास कौन है, हेलो एल्केन, यानी ऐसी हाइड्रोकार्बन सीरीज जिस पर मेरे पास कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन फैमिली जुड़ी हुई है, वो मेरी हेलो एल्केन बन जाएगी। अब हेलो एल्केन बनेगी कैसे, कि मैम अपने पास यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना। अपने पास मैम यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि CH4 है, CH4 क्या है मैम, एल्केन होता है। और ये कौन सा एल्केन है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, मैथ बोलोगे। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो बनेगा मैथेन।
आयोडीन। अब इसमें से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटा देती हूं और मैंने क्या करना है, आपका एक एक्स फैमिली का जो सदस्य है वो जोड़ना है। वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा मैम, जैसे ही आप हाइड्रोजन निकाल दोगी, जैसे ही आप हाइड्रोजन निकाल दोगे, ये बन जाएगा आपका एल्किल। क्या बनेगा बेटा, ये एल्किल बनेगा। समझ में आ गई बात। यह इसका नाम क्या है मैम, इसका नाम है बेटा मैथिल। क्या नाम है, मैथिल। अब इस मैथिल में आपने क्या करना है, X2 जोड़ना है। तो यहाँ बनेगा CH3X, जिसे आप क्या बोलते हो, एल्किल, जिसे आप क्या बोलते हो, एल्किल। और X के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हैलाइड। X के लिए क्या लिख दोगे, हैलाइड, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो RX से, जिसे आप हेलो एल्केन भी कहते हो। क्या कह देते हो, हेलो एल्केन भी आप इसे कह देते हो। तो बात आई है, आपको समझ में आ गई होगी कि हेलो एल्केन जो है वो क्या होता है। तो ध्यान से फिर से समझ लो। हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली होता है। हेलोजन फैमिली का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा। एल्केन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर के बनता है यौगिक, उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। ये दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो आप उसे एल्केन कह दोगे। एल्क का मतलब कार्बन की सीरीज होती है। असंतृप्त की बात करिए तो उसमें दो तरीके के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो आप उसे एल्कीन कहोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप एल्काइन कह दोगे। मैंने लिया है फॉर एन एग्जांपल CH4, यहाँ एक कार्बन है इसलिए मैथ कहते हैं। अगर यहाँ दो कार्बन होते तो आप उसे एथ कहते, तीन को प्रॉप कहते हैं, चार को ब्यूट कहते हैं, एस। ये सीरीज आगे चलती जाती है। अब यहाँ एल्केन कौन है मैम, ये वाली है, तो इसका नाम क्या है, मेथेन, क्योंकि सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। यहाँ हाइड्रोजन हमने निकाल दी। जब भी आप किसी एल्केन में से हाइड्रोजन निकालोगे तो वो एल्किल बनेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एथेन है, एथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाली तो एथिल बनेगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपिल, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ब्यूटिल। तो हमने क्या बोला कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकली तो आपका एल्किल बना है। मैंने मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी तो मेरा मैथिल बन गया। इसमें मैंने एक्स जोड़ा है, तो ये तो कौन है मैम, ये तो एल्किल है। ये तो कौन है मैम, ये तो एल्किल है। ये एल्किल है और ये एक्स को अपन क्या बोलेंगे, हैलाइड। तो क्या बना, एल्किल हैलाइड। RX हेलो एल्किन, ये तीनों इसी के नाम है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पर बेटा CH3 लिखा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ोगे, मैथिल हैलाइड पढ़ दोगे। क्लियर है बात, यहाँ मैथिल हैलाइड समझ में आ गई। अब यहाँ हैलाइड की जगह मैंने क्लोरीन लिखा होता तो मैथिल क्लोराइड, ब्रोमीन लिखा होता तो मैथिल ब्रोमाइड। यानी कि जो ये वाली फैमिली है हेलोजन में आप हैलाइड लगाते हो, ठीक है। क्या लगाओगे, हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर हो गई बात। यहाँ इतना लॉजिक समझ आया। चलो अब हम समझेंगे किसके बारे में मैम। अब हम बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में, हेलो एरीन। तो हेलोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही रहेगा। एरीन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, एरीन का मतलब क्या होता है, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। क्या होता है इसका मतलब, एरोमेटिक वलय की हम बात कर रहे हैं। एरोमेटिक वलय क्या होता है मैम, एरोमेटिक वलय होती है बेटा कुछ इस तरीके की। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला मैम C6H6 होता है। क्या होता है बेटा, C6H6। इसमें से क्या कर दूं, इसमें से सेम चीज है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पर जो स्पीशीज मुझे मिलेगी, यहाँ जो स्पीशीज मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी मैम, वो मिलेगी C6H5। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल। क्या बोलोगे बेटा, फेनिल बोल दोगे। क्या बोलोगे, फेनिल। ये बेंजीन है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो फेनिल। अब जब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक संयोजकता खाली हुई, संयोजकता खाली हुई तो यहाँ पर आकर के एक्स जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, ये हेलोएरीन। क्या बनेगा बेटा, हेलोएरीन। या फिर एरल हैलाइड क्या बन जाएगा, इसको और क्या बोलते हैं मैम, इसको एरल हैलाइड भी बोलते हैं। एरल हैलाइड भी आप इसे बोलते हो। कैसे लिख सकते हैं मैम, ARX जैसे लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है, बताओ। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई है, क्लियर हो गई। यही चीज जो है वो आपको यहाँ लिखी हुई है। एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन का क्या कर लेते हो,
विस्थापन, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो और वहां पर आप क्या जोड़ देते हो, वहां पर आप जोड़ते हो हैलोजन। जैसे ही आप वहां हैलोजन जोड़ते हो बेटा, तो वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर आपका बन जाता है, बताओ जल्दी से, वहां पर आपका बन जाता है, अगर आपने एल्केन में जोड़ा है तो एल्किल हैलाइड बनेगा, अगर आपने एराइल कंपाउंड्स में जोड़ा है, एरोमेटिक रिंग में जोड़ा है तो एरिल हैलाइड बनेगा। लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ एक लॉजिक और समझ लो मैम, वो क्या है, ध्यान से देखना। वो ये है बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैम यहाँ पर ना CH4 है और इस CH4 के अंदर सभी बंध एकल बंध हैं, सभी बंध एकल बंध हैं, तो इसका जो संकरण होगा, इसका संकरण कितना हो जाएगा बेटा, sp3 हो जाएगा। संकरण कितना होगा, sp3 होगा। मैम संकरण कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको संकरण निकालना है कार्बन का तो कैसे याद रखेंगे मैम, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। 4 बंध में क्या होगा मैम, अगर तीनों, एक मिनट, अगर उसने चारों बंध सिग्मा बंध हैं तो फिर संकरण कितना हो जाएगा, sp3। अगर वहां 3 सिग्मा 1 पाई बंध है तो संकरण कितना होगा बेटा, sp2। 2 सिग्मा और 2 पाई बंध है तो संकरण कितना हो जाएगा, sp। ठीक है, यहाँ चारों के चारों कैसे बंध है मैम, चारों के चारों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों एकल बंध है। कौन से बंध है मैम, सिग्मा बंध है। ये आधा न कौन है मैम, सिग्मा है। समझ में आ गई है क्या बात, ये आधा कौन है मैम, ये सिग्मा है बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो संकरण है वो कौन सा है, sp3। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो ध्यान से समझना, यहाँ पर कौन है मैम, कार्बन 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 और ये कार्बन। तो मेरे पास जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका संकरण कितना है बेटा, इसका जो संकरण है वो है sp2, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा और 1 पाई बंध है, यानी एक द्विबंध है। यहाँ क्लियर हो गई बात, यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिनसे एग्जाम के अंदर आपसे भी बात तो नहीं करेंगे पर आपको पता होना चाहिए। मैम क्या पता होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित, ये जो चीज है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको सिर्फ रीड कर लेना आप कि ये क्या क्या काम आती है और किस किस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ के क्या क्या उपयोग है। इतनी बात क्लियर हो गई है, चलिए बहुत बढ़िया है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो ये लीजिए, क्लियर है बात। यहाँ पर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपको ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोराम्फेनिकोल, जो कि क्लोरीन युक्त, क्लोरीन कौन है, हैलोजन फैमिली का सदस्य है, एंटीबायोटिक है, टाइफाइड के इलाज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसी तरीके से आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पन्न करने के लिए होता है, मतलब उसकी कमी से आपको गलगन, गेंगा या गॉइटर रोग हो सकता है। तो इस तरीके से हम हैलोजन फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, निश्चेतक मतलब बेहोश करना। वो आपने देखा है कैसे मुंह पे ना से रुमाल लगा करके ऐसे बड़े बड़े लोगों को बेहोश करके ले जाते थे ना। ठीक है, याद आ गया कि बहुत बढ़िया बात है बेटा। इस पेज में यही इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि ये जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, ये कैसे बनता है और ये होता क्या है। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लो बात को। चले आगे चलते हैं। इस पेज पर देखो क्या इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर बेटा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मैम किस चीज का है, ध्यान से समझो कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, फिर हम करने वाले हैं sp3CX बंध के आधार पर और फिर sp2 के आधार पर। अब हेलोजन परमाणु का मतलब अगर एक हेलोजन जुड़ेगी तो क्या बोलोगे, 2 जुड़ेगी तो क्या बोलोगे और 3 जुड़ेगी तो क्या बोलोगे। अगर बेटा 1 जुड़ती है तो आप उसे मोनो बोलोगे, ठीक है। क्या बोल दोगे आप उसको, मोनो बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, मोनो बोलोगे। ये बात याद रखना, क्या बोलोगे, मोनो। ठीक है, समझ में आई क्या चीज इतनी मेरी कि हम मैम इसको कैसे बोलेंगे। देखो 1 जुड़ी है तो मोनो, 2 जुड़ी है तो डाई, 3 जुड़ी है तो ट्राई। क्लियर हो गई बात। यहाँ 1 जुड़ी है तो मोनो, 2 जुड़ी है तो डाई, 3 जुड़ी है तो ट्राई और ज्यादा जुड़ी है तो बेटा पॉली बोल देंगे, पोलो नहीं पॉली। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी ये मोनो हेलोएरीन हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ये ट्राई हो जाएगा। फर्दर हमने क्या किया कि डाई को डिवाइड कर
दिया। हम जो बार बार कह रहे हैं कि डाई बन रहा है, डाई हेलो, ठीक है, डाई हेलो को हमने डिवाइड कर दिया मैम। डाई हेलो को आपने कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले बनेगा बेटा जैम डाई हैलाइड। क्या बनेगा? जैम डाई हैलाइड हमारे पास बनेगा। ये क्या होता है मैम? जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना एक कार्बन है, इससे एक हैलोजन जुड़ी है, फिर आपके पास, एक सेकेंड देखो ध्यान से, फिर आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और इससे ही आपके दो हैलोजन जुड़ी है। एक ही कार्बन से जब दो हैलोजन जुड़ती है तो जैम डाई हैलाइड होता है। फिर दूसरा आता है आपके पास विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। जैम का पूरा नाम क्या है? जेमिनल। जैम का पूरा नाम क्या है? जेमिनल। ये कहता है कि मेरे पास एक कार्बन है और मेरे पास दूसरा कार्बन है और दोनों कार्बन से सेपरेटली हैलोजन जुड़ी हुई है, तो ये बनेगा विस डाई हैलाइड। समझ में आ गई? तीसरा आपके पास कौन सा होता है? तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कौन सा होता है बेटा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, या फिर आप इसको बोलते हो टर्मिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हो? टर्मिनल डाई हैलाइड्स आप इसको कहते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, ऐसे लंबी सी सीरीज होती है। एक टर्मिनल पर एक्स जुड़ा होता है, दूसरे टर्मिनल पर एक्स जुड़ा होता है, बीच में कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी छोर पर जब जुड़े हुए होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हम उसे बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपके पास है sp3CX आबंध युक्त यौगिक, यानी ऐसा कार्बन जिसका संकरण कितना है बेटा? sp3 है। जिसका संकरण कितना होगा? sp3 हो जाएगा। तो वो कौन सा हो गया मैम? एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्कीन की हम यहाँ पर बात करें, जिसे हमने फर्दर डिवाइड कैसे कर दिया बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री में हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपको लग रहा होगा कि मैम हम बहुत जल्दी भाग रहे हैं। हम बहुत जल्दी नहीं भाग रहे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपकी किताब में आपको क्या क्या चीजें छोड़नी और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लिए मार्क हमने करी है। इन चीजों को मैंने अपने लाइव सेशन में बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक बात मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आप जाकर के वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपने बुक पढ़नी है तो बुक में कहाँ लिखा हुआ है और बुक में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा मेरे पास कौन है, मेरे पास एल्केन है, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला कि बेटा मेरे पास ना एल्केन है। एल्केन होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया था मैम, और मैंने यहाँ पर एक X जोड़ा था। एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने X जोड़ा था, तो मेरे पास जो RX का फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? CnH2n+1 और ये X हो जाएगा, क्योंकि +2 था तो +2 से मैंने क्या कर दिया? +1 कर दिया। यहाँ दो जोड़ती थी, यहाँ एक ही जोड़ूंगी, एक संयोजकता खाली रखूंगी। जहां पर मैं किसको जोड़ दूंगी? जहां पर मैं X को जोड़ दूंगी। X मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और ये बात कहाँ लिखी हुई है मैम? ये लिखी हुई बात है, ये लिखी हुई बात है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में इसे कैसे आप वर्गीकृत करते हो। जैसे कि ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ एक X से जुड़ा है। तो मेरा कार्बन जिससे X जुड़ा है वो कार्बन कितने और एल्किल ग्रुप से जुड़ा है वही उसकी डिग्री को डिसाइड करता है। जैसे कि मैं कार्बन हूँ, ये पेन X है और मैं किससे जुड़ी हुई हूँ? मान लीजिए मैं आप एक बच्चे से जुड़ी हुई हूँ, तो क्या होगा? मैं 1 डिग्री हो जाऊंगी। यही मैंने 2 बच्चों से जुड़ गई तो मैं 2 डिग्री होंगी। यही मैं 3 बच्चों से जुड़ गई तो मैं 3 डिग्री हो जाऊंगी। तो आप यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको और समझा देती हूँ कि मैम ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के वहां पर आप देखो ध्यान से कि डैश लगा हुआ है। मैम ये डैश जो है ये क्या होता है? ठीक है, चलो आपको डैश का मतलब भी मैं समझा देती हूँ कि डैश का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने इसको बताया हुआ है बहुत सारी बार। डैश का मतलब होता है, देखो यहाँ पर R लिखा है, फिर लिखा है यहाँ पर R डैश, फिर लिखा है यहाँ पर R डबल डैश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे R लिखा, देखो यहाँ इन्होंने डैश ही लिख दिया है क्योंकि कार्बन से अलग है, तो कोई बात नहीं है। R और R डैश में का मतलब होता है कि जो आपने R लिया है वो भी एल्केन है, ये R डैश भी एल्केन है और ये R डबल डैश भी एल्केन है, लेकिन ये R इस R के सिमिलर नहीं है, ये R इस R के बराबर नहीं है। अगर आपने इस R को CH3 लिया है तो ये R C2H5 होगा, ये R कुछ भी होगा लेकिन ये R CH3 नहीं
होगा, CH3 को छोड़ करके ये और कुछ भी हो सकता है पर ये वो CH3 नहीं हो सकता। तो R और R अगर आपको ऐसे लिखा है कि R और R डैश है, मतलब R और R समान नहीं है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट तो एक ही तरीके से करेंगे, है तो ये सब एल्केन ही ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्या है बेटा, ये एल्केन है। ये जिस हैलोजन से कार्बन परमाणु जुड़ी है ना, या जिस जो हैलोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, अगर 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो बेटा ये 3 डिग्री होगा। अब हम इसी सीरीज में बात करने वाले हैं एलिलिक हैलाइड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एलिलिक हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। एलिलिक हैलाइड के अंदर देखो बहुत सिंपल सा केस है कि एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है। मैं ब्लू ले लेती हूँ यहाँ पर और इसको भी ले लेती हूँ ताकि आपको बता दूँ। एलिलिक हैलाइड के लिए डेफिनेशन है जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है और आपको ये याद रखनी है कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एलिलिक हैलाइड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पर आपने वो चीज़ देखनी है कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लो कि एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है मैम। एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये हमको मिल गया। इसके पास वाला ये जो कार्बन है, इसके पास वाला ये जो कार्बन है, इससे अगर X जुड़ा है और इस कार्बन का संकरण sp3 है तो ये क्या बनेगा? एलिलिक हैलाइड बनेगा। ये क्या बनेगा? एलिलिक हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ ये क्या बन जाएगा? एलिलिक हैलाइड, यानी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए सारा का सारा, उसका जितना संकरण है वो sp3 होना चाहिए, वो अगर वो X से जुड़ा है तो एलिलिक हैलाइड। सेम चीज होगी बेंजलिक के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम चीज की अगर मैं बात करूं बेटा कि यहाँ पर मैम क्या होने वाला है, तो यही सेम चीज किसके साथ होगी? बेंजलिक के साथ हो जाएगी। यही सेम चीज बेंजलिक के साथ भी होगी। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं है? इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई है? चलो आगे बात करेंगे, ध्यान से समझना चीजों को कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं sp2 वाली कंडीशन में। क्या sp2 कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? sp2 में मेरे पास बेटा वाइनलिक है और एराइल हैलाइड है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले हम देखते थे पहले वाले के अंदर कि डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करो, फिर उसके पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे X जुड़ा हुआ होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ना उससे सीधा X जुड़ा हुआ होगा तो वो आपका वाइनलिक हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसे क्या कर लोगे? हाईलाइट कर लोगे, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। दोनों केस के अंदर ऐसा ही होगा, दोनों जो केस है उसमें ऐसा होगा, एराइल हैलाइड की डेफिनेशन में और वाइनलिक हैलाइड की। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको बोल देंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंपाउंड्स आपको दे दिए, फिर आपको बोला है कि आइडेंटिफाई करो कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन एलिलिक है, कौन बेंजलिक है, कौन वाइनलिक है, कौन एराइल हैलाइड है ना। ये ऐसे आपको दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे X जुड़ेगी तो वो एलिलिक हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारे पास किसके लगेगी? बेंजलिक की। अगर मैं वाइनलिक की बात करूं तो sp2 वाला जो कार्बन है यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे सीधा आपके X जुड़ जाए तो वो आपका वाइनलिक हो जाएगा, और सेम चीज किसमें होगी? एराइल हैलाइड के अंदर होगी। अब हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में बेटा। तो नॉमेनक्लेचर दो तरीके के, सामान्य नाम पद्धति और IUPAC। ये मैंने अपने लाइव सेशन के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, और ये बहुत सिंपल भी है। ये कैसी है? बहुत सिंपल भी यहाँ पर दी हुई है। आगे जितनी चीज लिखी हुई है, जैसे हमको एल्किल हैलाइड का करना है तो आगे क्या है मैम? एल्किल, और पीछे क्या है? हैलाइड। तो अगर आपने सामान्य नाम करना है, जैसे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल हैलाइड हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड दिया है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, तो प्रोपिल ब्रोमाइड लिख रहा है। एन का मतलब होता है सामान्य, और आइसो का मतलब होता है कि जो हैलाइड है वो बीच में जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? IUPAC तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया ही है। नाम पद्धति के आगे आप ऐसा करना, नाम पद्धति पर आप इंपॉर्टेंट लिख देना बेटा, क्योंकि इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आएगा। ये पूरी की पूरी आपकी नाम पद्धति ही दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो और आराम से इसे बैठ करके सॉल्व करना। ये मैंने अपने सेशन में सॉल्व कराया, नहीं समझ में आया आपको तो आप क्या करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम बात कर रहे हैं CX बॉन्ड के नेचर के बारे में। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। इस पर बेस्ड ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता, पर डायरेक्ट ये ऐसे पूछ लेते हैं कि CX बॉन्ड का जो नेचर है वो आप समझा दीजिए। तो CX बॉन्ड के नेचर की अगर हम बात करें बेटा तो क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास कार्बन है और मेरे पास X है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना इसकी
विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आता है, यहाँ पर आंशिक धनावेश आ जाता है। मैम विद्युत ऋणता ज्यादा क्यों होती है वो समझ लीजिए। क्या होता है कि ये एक्स कौन है मैम, ये एक्स तो आपकी हेलोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है, हेलोजन परिवार ये है, ठीक है मैम। अगर ये हेलोजन परिवार है तो अगर मैं बात करूं कि बेटा ये आवर्त सारणी में कहां पर आता है, आवर्त सारणी में मैम ये 17वें नंबर पर आता है, यानी कि हमको यहां से यहां जाना पड़ेगा। जब हम इधर से इधर जाते है ना तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है मैम, वृद्धि हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि संयोजकता कोश समान रहता है, यानी कि जगह तो समान है पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। संयोजकता कोश कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है मैम, आकार छोटा होता है। उसकी वजह से आकार कैसा होगा, छोटा। आकार छोटा होते ही मैम क्या हो जाता है, त्रिज्या भी छोटी हो जाती है। अब नाभिक जो होता है ना मैम, नाभिक जो है उसमें क्या है कि प्रोटॉन है, वो किसको आकर्षित करता है मैम, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ठीक है। अब चूंकि आकार छोटा है तो वो ज्यादा आकर्षण यहाँ पर करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये बहुत ज्यादा इनके बीच में आकर्षण हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसका आकार बहुत छोटा रह जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है सांझे में जो बंध बना है उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है वही आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भाई CF से लेकर के CI तक क्या होता है। तो ध्यान से समझना इस बात को कि मेरे पास कौन है, मेरे पास है CF बॉन्ड है, फिर मेरे पास CCl बॉन्ड है, मेरे पास CBr बॉन्ड है, और मेरे पास CI बॉन्ड है। अब सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा कि मैम ये वाला टूट जाएगा। क्यों टूटेगा कि मान लो ये कार्बन है ना, तो ये आयोडीन है, तो यहाँ से यहाँ तक आप बॉन्ड बनाओगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। पर ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन है तो ये फ्लोरीन है, और ये बॉन्ड कैसा है, बहुत मजबूत बॉन्ड होगा। लंबाई किसकी ज्यादा होगी, अगर मैं बंध लंबाई की बात करूं, बंध लंबाई, तो जिसका आकार बड़ा उसकी लंबाई कैसी होगी, ज्यादा। तो बंध लंबाई जो है वो इसकी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर बंध मजबूत किसका होगा मैम, बंध जो मजबूत है वो इसका होगा। लॉजिक क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियों के बारे में कि एल्किल हैलाइड को आप बनाओगे कैसे। तो ये जो विधियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये विधियां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी विधियां हैं कि ये विधियां जो है ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब इसको कैसे करेंगे मैम, तो ध्यान से समझ लो। इसको कैसे करेंगे मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ठीक है। चलो 1 मिनट। चलिए क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बॉन्ड जो है वो यहाँ पर कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले ROH की रिएक्शन आप HCl से करा रहे हो, HCl और ZnCl2। यहाँ पर देख लो HCl प्लस हमने लिखा है ZnCl2। इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो ल्यूकोस रिएजेंट। क्या बोलते हो, ल्यूकोस अभिकर्मक। क्या बोलते हो बेटा, ल्यूकोस अभिकर्मक। और ल्यूकोस अभिकर्मक में क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये 60 मिनट लेता है। कितने मिनट लेगा, ये 60 मिनट लेगा। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये 30 मिनट लेता है। कितने, 30 मिनट लेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये 5 मिनट लेता है और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 बड़े एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। जब भी आप ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया कराओगे आपको उत्पाद में क्या मिलने वाला है, RCl मिलने वाला है। यानी ये RCl बनाने की विधि है। किसकी विधि है बेटा, ये RCl बनाने की विधि है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारे पास कौन है कि मैम अब RCl तो बन गया, अभी RF, RBr और RI बचा है। तो RBr कैसे बनेगा, RBr बनने के लिए बहुत बढ़िया सी चीज हमारे पास होती है कि हमने क्या करना है, हमने ROH लेना है, फिर हमने क्या करना है NaBr ले लेना है, और फिर हमने साथ में ले लेना है H2SO4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे। मैम कैसे होती है, बहुत आसान बात है। NaBr कैसे टूटेगा, ये प्लस ये माइनस होता है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है। अब क्या होगा मैम, अब कुछ नहीं होगा बेटा। अब Br के साथ कौन जाएगा मैम, ये चला जाएगा, Na कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यानी यहाँ होगा Na
ध्यान से समझना, NaHSO4 प्लस होगा आपका HBr। अब यहाँ से जो आपको HBr मिला है, ये जो HBr है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ROH के साथ। तो यहाँ से ये तोड़ देंगे, यहाँ से ये तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैम क्या होगा, H जो है वो प्लस का है तो OH के पास चला जाएगा, Br कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आपको मिलेगा RBr प्लस मिल जाएगा H2O। इस तरीके से आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया है RBr। RCl यहाँ से बन गया, RBr आपके पास यहाँ से बन गया। अब PX3 और PCl5 से जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको RX और RCl मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे बेटा, RX और RCl जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिएक्शन भी कैसी होगी, ये रिएक्शन भी बहुत इजी है। कैसे हो जाएगी मैम, समझ लो इस बात को भी बहुत ध्यान से कि मेरे पास कौन है मैम, 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है OHR, फिर मैंने लिखा है OHR, मैंने लिख दिया है OH और R, प्लस कौन आएगा बेटा, मैंने लिखा है Cl Cl Cl, और यहाँ से जो बॉन्ड बना है ये है PCl3, ठीक है। PCl, X की जगह मैंने Cl ले लिया, आप चाहो तो X ले लेना। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो R है ये इस Cl के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ बचेगा आपके पास RCl, कितना 3, साथ में क्या मिलेगा, POH3 मिल जाएगा, जिसे आप क्या बोल सकते हो, POH3 को आप क्या बोल सकते हो मैम, H3PO3 भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको क्या मिलने वाली है मैम, इसी तरीके से अगर मैं करा दूं किसकी रिएक्शन, ROH की, तो ये मैंने लिखा है ROH प्लस मैंने लिख दिया है PCl5, ठीक है। इस तरीके से आप Cl जो है वो यहाँ बना सकते हो। तो ये HCl निकलेगा, ये RCl निकलेगा, तो ये हो गया है मैम HCl प्लस हो गया है RCl प्लस क्या निकल जाएगा, POCl3 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास ROH की SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे ROH लिख दो, प्लस करके S लिख दो, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ Cl, यहाँ पर Cl, RCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडिन। किसकी उपस्थिति में हो रही है, पिरिडिन, ठीक है, ध्यान से समझना। प्लस आपको क्या मिल रहा है, प्लस मैम हमको मिल रहा है SO2 वातावरण में उड़ जाएगा और HCl को कौन ले लेगा, HCl को पिरिडिन अवशोषित कर लेगा। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है मैम, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जेंस रिएक्शन। कौन सी है, नेम रिएक्शन है। कौन सी है बेटा, नेम रिएक्शन। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये बातें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। समझ में आ गई क्या चीज़, बात मेरी समझ में आई या नहीं आई है भाई, बात मेरी समझ में आई है या नहीं आई है। चले आगे चलें, ये सारी जो रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। भाई नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन से आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है। तो ध्यान से समझना भाई, हाइड्रोकार्बन से जो हमारी रिएक्शन है वो हो रही है एल्केनो से मुक्त मूलक हेलोजन द्वारा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, HNu की प्रेजेंस में कराओ चाहे UV की प्रेजेंस में करा लो, तो आपको दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। एक तो मिल रहा है कि क्लोरीन एज पर जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4 यानी कि आपका क्लोरोब्यूटेन है, और एक है आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर हो गई बात यहाँ। सेकेंड रिएक्शन है एल्कीनो से, जहां हाइड्रोजन हैलाइड्स का आप योग कराते हो। अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं मैम, HX होते हैं। ये कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, हाँ जी मैम, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तोड़ोगे, एक पर H जुड़ जाएगा, एक पर X जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ नियम। जब आप क्या करोगे, असम्मित एल्केन लोगे। असम्मित एल्केन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के पास में एक और कोई सीरीज दे देता है कार्बन की, लेकिन वो एक ही तरफ देता है, दूसरी तरफ नहीं देता, या देता है तो वो बराबर नहीं होती। जब ये चीज बराबर नहीं होती तो हम इसे असम्मित एल्केन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ऐसे करके हम तोड़ देते हैं। जैसे ही हम बॉन्ड तोड़ते हैं, एक टर्म नेगेटिव होती है, एक टर्म पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव वाला कहाँ पर जाकर के जुड़ता है, नेगेटिव वाला आपके पास वहां जुड़ता है जहाँ पे ऑलरेडी कम है, और पॉजिटिव वाला वहां जुड़ते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये मुख्य उत्पाद आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा जी, आ जाओ भाई आ जाओ,
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हैलोजन संयोजन द्वारा। हैलोजन संयोजन द्वारा आप क्या करते हो कि आपके पास ये वाली स्पीशीज है डबल बॉन्ड वाली एल्कीन, Br2 जोड़ोगे CCl4 की प्रेजेंस में, बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा, तो ये विस डाई हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? विस डाई हैलाइड बन जाता है इसकी मदद से। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दे देता है ऐसे और ऐसे बताओ आगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन विनिमय द्वारा, जहां पर आप दो तरीके के रिएक्शन पढ़ोगे, फिनकेनस्टाइन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन। फिनकेनस्टाइन रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हो, RX की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो। जब आप सोडियम आयोडाइड से कराते हो तो क्या होता है, X रिप्लेस कर जाता है I के साथ, I जुड़ता है R के साथ और X जुड़ता है Na के साथ, तो RI बन जाता है यहाँ से और NaX जो है वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। यानी हमने RCl बनाया, RBr भी बना लिया और RI भी बना लिया। अब कौन बच गया मैम? अब RF बच गया, जिसे किससे बनाएंगे? स्वाट रिएक्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? स्वाट रिएक्शन से। और हम उसमें ये चीजें जो है वो उपयोग कर सकते हैं जैसे कि अभिकारक के रूप में। क्लियर हो गई बात यहाँ। अब हम बनाने वाले हैं हेलोएरीन का विरचन। किसका? हेलोएरीन का विरचन। हेलोएरीन का विरचन किससे होता है? हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग है, इस पर कौन जुड़ा है मैम? इस पर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग पर R ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसे आप क्या बोलते हो? ये है आपका टोलुइन, ये है आपका टोलुइन। कौन है? लिख देती हूँ मैं यहाँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये कौन है भाई? ये है मैम टोलुइन। टोलुइन याद रखना इसको, ये टोलुइन है। X2 की प्रेजेंस में कराएंगे, अंधेरे में करा देंगे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो, एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा। और पैरा वाला कौन होता है मैम? ये मुख्य उत्पाद होता है क्योंकि ये किस में हो जाता है? सिमेट्री के अंदर होता है। क्लियर है बात यहाँ। फिर आ जाता है आपका एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया। किससे हो रही है बेटा? एमाइंस के साथ आपकी सेंडमायर रिएक्शन हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। क्या होगा इसके अंदर? आपके पास एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन होता है, या 1 डिग्री एमाइन भी कह देते हो। ये NaNO2 प्लस HX की उपस्थिति में कराएंगे। ये 273 से लेकर के 278 केल्विन या 0 से लेकर के आप 0.5 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ये रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनेगा। क्या बन रहा है? डाइएजोनियम लवण की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? डाई का मतलब मैम 2 होता है, एजो का मतलब होता है N2 की, नाइट्रोजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नियम की बात कर रहे हैं। नियम मतलब मैम आवेश हो जाएगा, जो कि कैसा होगा मैम? इस पर पॉजिटिव होगा। लवण की बात कर रहे हैं तो मैम ये हैलाइड ग्रुप में आ जाएगा, और हैलाइड पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या बन रहा है? N2 प्लस X माइनस। क्या बन रहा है मैम? N2 प्लस और X माइनस। दिस इज योर डाइएजोनियम, ठीक है, दिस इज योर डाइएजोनियम। ये कैसे होता है मैम? ध्यान से समझ लो। जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट, NaNO2 को सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, के साथ आप अभिकृत करोगे तो डाइएजोनियम जो क्लोराइड है वो यहाँ पर आपको बन जाएगा। फिर आपको अगर जैसे ब्रोमाइड चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, ध्यान से समझना, क्लोराइड चाहिए, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu2X2। अब यहाँ पर X क्या हो सकता है मैम? X ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अगर X आपको ब्रोमीन चाहिए तो फॉर्मूला विल बी Cu2Br2। अगर X क्लोरीन चाहिए तो फॉर्मूला विल बी Cu2Cl2 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रिएक्शन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये चीज़ आपको समझ में आई या फिर नहीं आई है। अब आ जाते हैं हम भौतिक गुण के बारे में। किस पर बात करेंगे? भौतिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से समझना शुरू करो। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, कलर नहीं है। ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंग देने लगते हैं और बाष्पशीश हैलोजन कैसे हो जाते हैं? ये सुगंधमय होते हैं। तो अगर हमने यहाँ रंग की बात करी, गंध की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैम? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गलनांक और क्वथनांक। दिस इज वेरी
इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस होते हैं, उच्चतर सदस्य द्रव या फिर बेटा ठोस हो सकते हैं। कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय और उच्च ध्रुवता वाले जनक हैलोजन की तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान के होने के कारण हैलोजन परमाणु प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल द्विध्रुव वान डेर वाल होते हैं। यही कारण है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन का जो क्वथनांक है वो समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन के क्वथनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरी चीज एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अणुओं का आकार बड़ा होने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये बंध कैसा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। ये बंध कैसा होगा, प्रबल हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करें बेटा तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के लोग हैं। ये कौन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट कर दिया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं घनत्व के बारे में। तो घनत्व का मतलब क्या हो जाता है, डेंसिटी यानी मास पर वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो तो ध्यान से समझो। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ जाता है। तो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा दो, हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ा दो, या फिर हैलोजन जो है उसका उस परमाणु का द्रव्यमान आप बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। विलयता की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे होते हैं, देखो समान को घोलता है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जो चीज़ ध्रुवीय वो ध्रुवीय में घुलेगी, जो चीज़ ध्रुवीय नहीं है वो ध्रुवीय में नहीं घुलेगी, वो अध्रुवीय में घुलेगी। सिंपल लॉजिक है। RX ध्रुवीय होता है, हमने इसकी प्रकृति के पहले पढ़ा था। तो ये ध्रुवीय विलय यानी जल में विलय हो जाएगा। इतनी चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से मैम लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो और बता दो। तो देखो ध्यान से, इसको हम साथ साथ अंडरलाइन कर लेंगे ताकि ये चीज़ आपको पता रहे कि यहाँ से कौन सी लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की है। देखो, हेलो एल्कीन जल में बहुत अल्प विलय है। हेलो एल्कीन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्कीन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। कोई भी चीज़ किसी में भी यानी जल में विलय हो रही है ना, उसके पीछे का लॉजिक कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई भी आपसे पूछे कि ये चीज जल में विलय हो रही है, इसे आंख बंद करो और हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है तो टिक कर देना। हेलो एल्केन तथा जल में अणुओं के मध्य नया आकर्षण बल बनने के से कम ऊर्जा निर्गमित होती है, क्योंकि ये आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंध जितने प्रबल नहीं होते। परिणाम स्वरूप ये जल में विलयता बहुत कम होती है। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है, समझ में आ गई। देखो, हेलो एल्केन की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, क्योंकि हेलो एल्केन तथा विलायक जो है यहाँ पर इसको भी आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर 3 तरीके की अभिक्रिया है, नाभिकरागी, निराकरण और धातुओं के साथ अभिक्रिया। नाभिकरागी, निराकरण, धातुओं के साथ अभिक्रिया में नाभिकरागी जो अभिक्रिया होती है वो 2 तरीके की है, SN1 और SN2। कौन कौन सी है बेटा, वो आपकी 2 तरीके की है मैम। एक होती है आपकी SN1 और दूसरी होती है मैम SN2। मैं दोनों यही समझा रही हूँ, फिर वहाँ आपको बता दूंगी। देखो बच्चों, SN1 के अंदर क्या होता है कि मैम अपने पास ना RX होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो यहाँ पर आकर के अटैक करता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करना है, क्योंकि क्या होगा मैम, ये आंशिक ऋणावेश होता है, ये आंशिक धनावेश होता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इसकी जो होती है विद्युत ऋणता कैसी होती है मैम, ज़्यादा हो जाती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैम RNU बन जाएगा और X जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब X बाहर निकल जाता है तो इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह। क्या बोलोगे आप इसे, अवशिष्ट समूह, या फिर आप बोलते हो बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से आपको क्या क्या बातें पता चली है कि ये जो SN1 है, SN1 की बात कर रही हूँ, ये अभिक्रिया कितने पद में होती है, 1 पद में हो जाती है। इसकी कोटि की बात करें बेटा तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी मैम, इसकी कोटि 1 हो जाएगी। ये जो RX है ना, इसकी सांद्रता पर ही ये पूरी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर इसकी ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करती है, जो कि चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसे मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। और अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप लाइव सेशन जो है वो देख सकते हो। लाइव क्लास आती है शाम को 5 बजे, वहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से इसको इलैबोरेट करके समझाया है। क्लियर हो गई बात यहाँ।
अब ये जो आपकी जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है SN1 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, देखो ध्यान से इसको समझ लो। यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल पर बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ये टेबल यूं ही नहीं दी हुई है, ये टेबल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस टेबल पर लिख लेना, याद करें इस टेबल पर क्या लिखेंगे, याद करें, लिख लीजिएगा। इस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, इस टेबल में आपको न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कहाँ पर। ये रिएजेंट्स है, इन पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट आपको कैसे बनेगा और उस प्रोडक्ट का मुख्य उत्पाद क्या है, यानी उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाती है, मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और अगर आपने इनको डिटेल में समझना है तो लाइव सेशन जरूर देखिए, मैंने वहां पर एक एक चीज खोल के आपको समझाई है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलो एल्केन की KCN और AgCN से जब अभिक्रिया होती है तो एक बार साइनाइड वाली स्पीशीज मिलती है, एक बार आइसोसाइनाइड मिलती है, ऐसा होता क्यों है। सिंपल सी बात है, ये चीज आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट ही आपको बता रही हूँ, जो चीज आपको स्किप करनी है वो मैं आपको छुड़वा रही हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ। चलो अब SN2 की अगर हम बात करें तो SN2 की स्टोरी मैं आपको जरूर समझा देती हूँ कि SN2 के अंदर होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो कि SN2 जो होती है उसमें क्या होता है, आपके पास ये वाली रिएक्शन होती है, यहाँ आपके पास RX होता है, जैसा कि आप जानते हो। RX के अंदर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव हो जाता है बेटा, ये पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर जो आती है वो स्पीशीज होती है NU-। या NU- यहाँ से अटैक करना चाहती है, पर ये X जो है इसको मना कर देता है। ये कहता है कि मैं क्यों अटैक करने दूं आपको, है ना, समझ में आई बात, मैं क्यों आपको अटैक करने दूं। तो ये बोलता है कि क्यों नहीं करने दोगे भाई, तो ये X बोलता है कि मैं भी नेगेटिव हूँ, आप भी नेगेटिव हो, मैं भी न्यूक्लियोफाइल हूँ, आप भी न्यूक्लियोफाइल हो, तो मैं अटैक नहीं करने दूंगा। तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है दिमाग लगाता है, जुगाड़ लगाता है और ये पीठ पीछे जाकर के अटैक करता है। तो ये कहां से अटैक करेगा, अब यहां से अटैक करेगा। बोलोगे अब आप कि मैम ये तो आर के आगे से कर रहा है, अरे भाई आर का मुंह इस तरफ है, कोई पीछे से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, तो ये तो पीठ पीछे ही बात हो गई ना। तो अब क्या होगा कि मैम यहां पर एक चीज बनेगी, यहां पर क्या बनेगा मैम, यहां पर ये जो NU है ये पीछे से आएगा, डैश 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 का बॉन्ड बनाएगा, आर के साथ ये बॉन्ड भी जो है डैश का बनेगा, ये आपका मैम प्लस होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव होता ही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि जितना ज्यादा इन दोनों का बंध प्रबल होगा उतना ही इनका टूट जाएगा। एट दी एंड NU R के साथ बॉन्ड बना लेगा और X जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको आप संक्रमण अवस्था कहते हो। उसको क्या कहते हो, संक्रमण अवस्था आप कहते हो, ट्रांजिशन स्टेट आप यहाँ पर इसको कहते हो। ये रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपकी कितने पदों में होती है बेटा, ये रिएक्शन आपकी एक पद के अंदर होती है, लेकिन इसकी कोटि कितनी हो जाती है, इसकी कोटि बेटा 2 होती है, इसकी कोटि 2 होती है। दोनों बातों पर निर्भर करती है, RX पर भी निर्भर करेगी और न्यूक्लियोफाइल पर भी ये चीज निर्भर करेगी। शायद मैंने गलती से यहाँ पर एक स्टेप लिख दिया ना, देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो, हाँ देखो इसको ध्यान से, ये यहाँ पर आप इसको रेक्टिफाई कर लेना एक बार, देखो यहाँ पर ध्यान से इसको रेक्टिफाई कर लेना। SN1 की अगर हम बात करें, यहाँ पर SN1 की अगर हम बात करें तो बेटा ये 2 पदों में होती है। कितने पदों में, 2 पदों में होती है। कोटि जो होती है वो इसकी 1 होती है। ठीक है, 2 पद में कैसे होगी मैम, देखो RX को जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश, यहाँ क्या होगा बेटा, आंशिक धनावेश। तो क्या होगा, पहले R जो है वो अलग हो जाएगा और X जो है वो अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं मैम, कार्बोकेटायन। क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। कार्ब तो है ही सही यहाँ पर, केटायन, ठीक है, कार्ब तो है ही, ये दिख रहा है, केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा मैम, इस कार्बोकेटायन पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और यहाँ पर RNU बनेगा। ये कैसी होगी मैम, ये तो ना तेज होगी, यानी कि तीव्र गति से ये रिएक्शन होगी। ये कैसी होगी, धीमी गति से होगी। कैसी होगी, धीमी। तो ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है, ये कैसा होगा मैम, वेग निर्धारक पद होगा। कैसा होगा बेटा, वेग निर्धारक पद ये होगा। इतनी बात क्लियर है, ये मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन लिख लो यहाँ से कि SN1 SN2 में डिफरेंस पूछा जाता है। मैं बहुत छोटू सा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो ध्यान से, कि आपको बताना है SN1 व
SN2 में अंतर, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बोर्ड एग्जाम्स में ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने आपको समझा ही दिया है, ये जो यहाँ पर हो रहा है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये कौन है मैम? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पर से अटैक नहीं कर पा रहा, आगे से पीछे से अटैक कर रहा है। ये क्या बन रहा है मैम? ये आपकी बन रही है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। Cl बाहर निकल गया जो कि हमारा X बाहर निकला है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? यहाँ बॉन्ड कुछ इस तरीके से बने हैं, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बने हैं, जो मैं आपको समझा देती हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको इधर ले आओ। चलो अब यहाँ पर समझ लो कि मैम यहाँ बना हुआ है कि कार्बन है, कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, कार्बन से मैम H जुड़ा हुआ है, कार्बन से यहाँ पर डैश 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 करके एक H जुड़ा हुआ है, और एक जो है वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है मैम। कैसे जुड़ा हुआ है? इस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, इसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है, ये ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो मैम ये क्या है? देखो भाई बता देते हैं कि ये चीज़ है क्या। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो बेटा ये तल पर है। ये कहाँ है? तल पर। इसकी बात करूँ तो ये भी तल पर है। इसकी बात अगर मैं कर रही हूँ तो ये सामने की तरफ है, सामने, ठीक है, आगे, जिसको हम बोलते हैं ना आगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पीछे की तरफ है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। मुझे आप कार्बन समझ लो, मेरे आगे कौन है? मेरे आगे ये पेन है, तो ये वाला पेन कौन सा हो गया? ये वाली चीज़ ये हो गई है। ये वाली चीज़ जो है ये वाली लाइन हो गई है। ये क्या है? बोर्ड क्या है? ये टूटी टूटी लाइन बोर्ड है, और ये दोनों जो मेरे हाथ हैं ये तल पर है। इस तरीके की ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये वही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे आप कहते हो विन्यास का प्रतिपन। क्या कहते हो बेटा? विन्यास का प्रतिपन। अवशिष्ट समूह निकल जाता है, इस प्रक्रिया को विन्यास का प्रतिपन जो है वो आप यहाँ पर कहते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है मैम, या विन्यास का प्रतिपन क्या होता है? देखो, आक्रमणकारी नाभिक रागी कार्बन के समीप पहुंचता है। CH1 पहले की दिशा में अग्रसर होते हैं। जब टूटने वाला समूह कार्बन से टूटकर नहीं जाता है तो आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु पर विन्यास का प्रतीप हो जाता है। उसी तरीके से देखो, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, और यहाँ पर आप इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना। चलो, लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे चलती हूँ। और आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक आपको ऑर्डर दिया हुआ है। किसका ऑर्डर है? SN2 का, कि मैथिल हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रिया कर लेता है जल्दी से, और यहाँ देखो अवरोध उत्पन्न करते हैं, और ये आपको ऑर्डर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर समझना ध्यान से कि क्या हो रहा है, क्योंकि बेटा ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक कर रहा है। क्लियर हुई बात यहाँ? अब जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है तो देखो यहाँ तो आसानी से अटैक कर लेगा। यहाँ पर अटैक करने के लिए उसको सिर्फ ये जगह मिली है। यहाँ दोनों तरफ ही बड़े ग्रुप है, अटैक नहीं हो पा रहा, या तीनों तरफ बड़े ग्रुप है, अटैक नहीं हो पा रहा है। तो इसे आप क्या बोलते हो? स्टीयरिक हिंड्रेंस या फिर त्रिविम बाधा। क्या बोलते हो? स्टीयरिक हिंड्रेंस या फिर त्रिविम बाधा। तो सबसे अच्छे से कौन रिएक्ट करेगा? मैम मैथिल कर लेगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ? अगर हम SN2 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैथिल करेगा, याद रखना इस बात को। फिर कौन करेगा मैम? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। अगर मैं बेटा SN1 की बात करूँ तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। पहले 3 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, और फिर आपका CH3X जो ग्रुप है वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है बात यहाँ? चलिए अब अपन चलते हैं आगे, और नेक्स्ट अपने पास क्या दिया हुआ है? ये SN1 रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, जिसके बारे में सारी डिटेल, ये जो दोनों चरण जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बोकेटायन बन रहा है और दूसरा जो है निकल करके आपको दे रहा है, ये मैंने अभी आपको समझाया है। क्लियर हो गई बात यहाँ? ये पूरा ऑर्डर मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैम? ये लिखा हुआ है कार्बोकेटायन के स्थायित्व के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और ये पूरा ऑर्डर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर है। आगे चलते हैं। सारी चीज़ें, आप ऐसा मत सोचना कि मैम सिर्फ हाईलाइट करा करके आगे निकल जाइए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर लाइव सेशन में पढ़ाई है। बहुत एक एक चीज़, एक एक सवाल इस तरीके का सारा कुछ लाइव सेशन में सॉल्व करा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ सिखा रही हूँ कि NCERT में चीज़ें लिखी हुई कहाँ पर हैं, NCERT को पढ़ना कैसे है, और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो NCERT में से आपको स्किप करनी है, आपको छोड़ देनी है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अब ये जो है ना, ये टॉपिक
की टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है मैम, इसमें से सिर्फ 4 बातें हैं। ध्रुवण घूर्णकता है, इसमें आणविक असममितता, कायरलता और प्रतिबिंब रूप है। ध्रुवण घूर्णकता का मतलब क्या होता है कि कोई यौगिक है और पीपीएल जब हम उस पर डाल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम उस पर डाल रहे हैं तो वो रोटेट होगा। वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो राइट डायरेक्शन में हो या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो। अगर वो राइट हैंड साइड पर रोटेट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, डी स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं और प्लस का साइन हम लगा देते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो लिवो रोटेटरी बोलते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। यही पूरी बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आप चाहो तो मैं देखो यहाँ पर आपको पढ़ के भी बता सकती हूँ कि ये बातें जो है वो कहाँ लिखी हुई है मैम। देखो ध्यान से, ये आपका पेज है। अब देखो ध्यान से कि ये तो पूरी बात लिखी हुई कि मैम ऐसा ऐसा हमको करना है और ऐसा ऐसा करेंगे। अब यहाँ देखो, एक सेकंड मैं इसको स्टेबल कर दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इस प्रकाश के, देखो अब कुछ यौगिकों में विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश जब आप गुजारते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस प्रकाश के तल को घूर्णित करता है। इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्रुवण घूर्णक यौगिक किसे कहते हैं, तो अंडरलाइन करके आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ध्रुवण घूर्णन या घूर्णक यौगिक, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई है। चलो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर समझ लो ध्यान से कि अब जिस कोण से आप इस तल को मापते हो या जिस कोण पर ये हो रहा है काम, उसे ध्रुवण मापी नामक उपकरण से मापा जाता है। तो ध्रुवण मापी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवित प्रकाश के तल जो है जिस कोण से घूम रहे उसको आप मापते हो। अब देखो, ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो घूर्णन कोण को पूर्व में धनात्मक चिन्ह द्वारा आप क्या करते हो, व्यक्त करते हो। अगर वो लेफ्ट में घुमा रहा है तो आप उसे एल से व्यक्त करते हो। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं और इसे ध्रुवण समावयवता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए, ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि चीजें यहाँ पर लिखी हुई कहाँ पर हैं। अब आणविक असममितता, कायरलता और प्रतिबिंब रूप जो है वो क्या होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि सममितता जो होती है ना, ये देखो एक सेकेंड, सममितता भंग हो जाती है और इससे असममित परमाणु कहते हैं, अणु की असममितता और दर्पण। अब ये मैंने क्यों यहाँ से अंडरलाइन किया, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि त्रिविम केंद्र क्या होता है। देखो, कार्बन परमाणु को, जो आप असममित कार्बन परमाणु हैं वहाँ पर उसे त्रिविम केंद्र कहते हो, ये अध्यारोपित नहीं होते। मैम कैरियल कार्बन क्या होता है, पहले ये समझ लो आप। यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन की अगर चारों संयोजकता अलग अलग है, जैसे यहाँ OH लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ C2H5 आपने लिख दिया, यहाँ आपने CH3 लिख दिया। अब ये चारों संयोजकता कैसी है मैम, अलग अलग है। ये चारों संयोजकताएं कैसी हैं मैम, अलग अलग है। या यहाँ आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई। तो इसे आप कायरल कार्बन कहोगे। इसे आप क्या कहते हो बेटा, इसे आप किरेल कार्बन कहते हो। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ। ये क्या करता है मैम, ये प्रदर्शित करता है प्रकाशिक समावयवता को। समझ में आ गई। इसी का ये किरेल केंद्र हो जाता है और इसी से संबंधित सारी बात होती है। और इसे भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि किरेल कायरलिटी क्या होती है और अकायरल क्या होता है। जब कोई चीज़ एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं करती तो कायरलता, कर लेती है तो अकायरल हो जाती है। सिंपल लॉजिक है, बहुत ज़्यादा इसमें उलझना अपने को नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ। अगर जब अध्यारोपित नहीं करती तो 2 तरीके की चीज़ें बनती है, जिसे आप एंट्रोमर कहते हो, यानी कि प्रतिबिंब रूप आप यहाँ पर उसे कहते हो, जिसकी डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ दी गई है। जिन त्रिविम समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप, यानी कि एंट्रोमर्स कहते थे हैं। क्लियर है बात यहाँ। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण, गलनांक, क्वथनांक ये सब समान होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में जब आप इसे घूर्णित करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, एक तो वाम ध्रुव घूर्णक होगा और एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यहाँ पर होगा। क्लियर है बात यहाँ। उसके बाद आता है रैसिमिक मिश्रण और रिटेंशन, ठीक है। तो दोनों को मिला लो, है ना। जो दोनों चीज़ें बनी है 50% ये 50% ये, यानी 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड, दोनों को मिलाओगे रेसिमाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो
कि ये मैम एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का सीधा बॉन्ड नहीं टूट रहा और पड़ोस वाले कार्बन से अगर बॉन्ड टूट रहा है तो उसे आप क्या बोलते हो, धारण बोलते हो। और प्रतिलोमन और धारण और रेसिमाइजेशन ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि चीज़ें यहाँ पर कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट हम प्यारी सी बात करने वाले हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में ये चीज़ कैसे होती है। तो आप यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से देख सकते हो कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में ये चीज़ कैसे हो रही है। अब हम आ जाते हैं विलोपन अभिक्रिया पर। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया में दो तरीके की चीज़ें हो रही हैं मैम, कौन कौन सी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ तो हमारे पास हम बोलते हैं इसको विलोपन। ये तो दिखेगा ही नहीं मैम, ये तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं। अब दिख रहा है, चलो यहाँ पर हमने लिया है कि ये विलोपन अभिक्रिया है जिसे आप बीटा विलोपन भी कहते हो। कौन सा विलोपन कहते हो, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हो। क्यों कहते हो, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, इस कार्बन से X ग्रुप जुड़ा है और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है मैम, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों निकल जाएंगे, यानी ये अल्फा स्थिति है बेटा, ये बीटा स्थिति है। तो अल्फा स्थिति से हाइड्रोजन और अल्फा स्थिति से हेलोजन और बीटा स्थिति से हाइड्रोजन चला जाए, उसे आप बीटा विलोपन कहते हो। और यहाँ पर इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से हमने लिखा हुआ है कि ये चीज़ कैसे हो रही है मैम। देखो भाई ध्यान से, परेशान आपने होना नहीं है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन, बीटा से कहेंगे अपना हाइड्रोजन और अल्फा से अपना कौन निकल जाता है, हेलोजन परमाणु निकल जाता है, जो कि मैंने कहाँ लिखा हुआ है मैम, आपने यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा। क्लियर है क्या बात, चलो क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आगे बात करते हैं, क्या आगे अपने को क्या दिया हुआ है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर दी हुई है कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। ये चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना, है ना, समझ में आ गई बात। यहाँ वी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होगी जहाँ पर द्वि आबंधित कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह जो है वो ज़्यादा होंगे। ये सेट-जेफ का रूल है। किसका रूल है बेटा, सेट-जेफ का रूल है ये। क्लियर है बात यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं धातुओं से क्रिया के बारे में। धातुओं से क्रिया में क्या होगा, हम किसके साथ करेंगे, RMgX के साथ। RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है। तो समझ लो भाई RMgX जो है इसको भी बहुत तरीके से आपको समझा देते हैं ताकि चीज़ आपके दिमाग में जो है ना थोड़ी थोड़ी बैठ जाए। बाकी आपने क्या करना है, लाइव सेशन जो है वो अच्छे से देख लेना है। ठीक है, चलिए हमारे पास कौन है मैम, RMgX है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो R होता है ना, इस R और इस Mg के बीच में एक बॉन्ड बना होता है जो कैसा होता है, सहसंयोजक। कैसा होता है बेटा, सहसंयोजक बॉन्ड होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसा होगा मैम, पॉजिटिव। और इसी केस के अंदर R कैसा होगा, R विल बी नेगेटिव। और ये X कैसा होगा मैम, ये नेगेटिव होगा। इन दोनों में ये कौन सा बॉन्ड होता है मैम, आयनिक होता है। कौन सा होता है मैम, आयनिक बॉन्ड ये होता है। क्लियर है बात यहाँ पर, चलिए तो ये ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। यहाँ जब भी आप RMgX के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके की रिएक्शन आपको दिखाई देगी हमेशा। ये बात मैंने आपको अभी अभी समझाई है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। वुड्स अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि मैम आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, आपको एल्केन मिल जाएगी, NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेम रिएक्शन है, ज़रूर पूछी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं हेलोएरीन की अभिक्रियाओं के बारे में। हेलोएरीन की अभिक्रियाओं की अगर मैं बात करूँ तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो बहुत मुश्किल से देती है। और उसके हमारे पास कितने कारण हैं मैम, उसके हमारे पास 4 कारण है। पहला कारण क्या है, अनुनाद। ये क्या करती है, अनुनाद कर लेती है। और जैसे ये अनुनाद करती है तो इसमें डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के गुण आने की वजह से बॉन्ड टूटता नहीं है। बॉन्ड टूटता नहीं है तो X बाहर जाता नहीं है, तो दूसरी चीज़ जो कैसे जुड़ेगी यहाँ पर, नहीं जुड़ पाती। सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, CX आबंध में जो संकरण होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर sp2 होता है, यहाँ sp3 हो जाता है। तो यहाँ पर sp2 होने की वजह से ये क्या होता है, ये आपका बहुत जल्दी से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है फिर फेनल धनायन का अस्थायित्व। तो फेनल यानी कि बेंजीन रिंग है, उससे एक हाइड्रोजन चला गया और वहां पर एक वैलेंसी खाली और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है और वो फिर बात नहीं कर पाता, रिएक्शन नहीं कर पाता है। हाइड्रोक्सिल फिर है आपका रिटेंशन, यानी रिटेंशन नहीं रिपल्शन के प्रतिकर्षण जो है वो यहाँ पर होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन धनी एरिन ग्रुप में होता है, जो कि जिसकी वजह से
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी एरन की ओर जाने की संभावना कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, हम हाइड्रोक्सिल समूह का योग कराएंगे। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, NaOH लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर लिया, 300 ATM हमने दाब लिया है। हम इस पे क्या करेंगे, क्लोरीन हटाएंगे और OH यहाँ पर हम जोड़ देंगे। क्लियर हुई बात यहाँ। लेकिन अब ध्यान से समझना, हमने क्या करना है, जब क्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप भी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। अब हम टेम्परेचर कम लेंगे, पहले हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिया था, लगभग हमने कितना ले लिया था, 623 केल्विन ले लिया था। पर अब नाइट्रो ग्रुप की वजह से टेम्परेचर कितना होगा, 443 केल्विन। और अगर 2 नाइट्रो ग्रुप है तो 368 हो जाएगा, और अगर तीनों नाइट्रो ग्रुप है तो सिर्फ गर्म करेंगे और हमारी बात बन जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ समझ में आ गई। अब पैरा आइसोमर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका ऑर्थो, फिर आपका मेटा। मतलब स्टेबिलिटी की बात मैं ऐसे कर रही हूँ कि पैरा जो है, ऑर्थो और पैरा स्टेबल कंडीशन में होता है, और ऑर्थो पैरा के अंदर भी मेटा सबसे ज़्यादा, ऑर्थो पैरा के अंदर भी पैरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जब आप रेजोनेंस कराते हो तो चार्ज जहाँ रोटेट होता है वो स्थिति कौन सी होती है, वो स्थिति होती है आपकी ऑर्थो या फिर पैरा। इसलिए ये सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपको दी गई है, जो कि मैंने अपने लाइव सेशन में आपको डेफिनेटली बताई है। फिर आपकी आ जाती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहाँ आप क्या करोगे, जहाँ आप 4 तरीके की रिएक्शन करोगे। पहली करोगे हेलोजनन, फिर करोगे नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। अब जब आप हेलोजनन कर रहे हो तो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर क्लोरीन जोड़ देना। जब आप नाइट्रीकरण कर रहे हो तो आप NO2 जोड़ देना, सेम ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। जब आप सल्फोनेशन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, SO3H जोड़ोगे, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पर। जब आप फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन करोगे तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर 2 तरीके की होगी, एल्किलीकरण और एसाइलेशन। एल्किलीकरण में आपको दिख रहा होगा RX की ही रिएक्शन हम करा रहे हैं। जब हम ऐसा कराएंगे तो आप क्या करेंगे, आप R को जोड़ देंगे, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। एसाइलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस ग्रुप को तोड़ेंगे और जब किसको जोड़ देंगे, यहाँ पर Cl जो है उसको तो बाहर निकाल देंगे, इस वाले ग्रुप को आप ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ देंगे। इतनी लॉजिक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर आप क्या करें, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, वहाँ वुड्स रिएक्शन थी, यहाँ फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप क्या करें, एक तो आपके पास ARX है और दूसरा RX है, दोनों की रिएक्शन करेंगे सोडियम और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिंग के ऊपर R मिलेगा, तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों रिंग्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, डाइफेनल यहाँ पर मिलेगा। ये फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन तीनों अलग है। वुड्स रिएक्शन एल्केन के अंदर होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपके पास एरिल हैलाइड और RX होता है, और फिर वुड्स आपकी जो नॉर्मल फिटिंग रिएक्शन है उसमें दोनों आपके पास कौन होते हैं बेटा, एरिल हैलाइड होते हैं। क्लियर है बात यहाँ। अब हम बात करें पॉलीहेलोजन यौगिकों पर। किस पर, पॉलीहेलोजन यौगिक। तो कौन है मैम, ये है मैम मैथिलीन क्लोराइड, या फिर आप बोलो डाइक्लोरोमीथेन, यानी लिखेंगे कैसे बेटा इसको, CH2Cl2 आप यहाँ लिखोगे। ट्राइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या हो गया कि क्लोरीन 3 है, तो CHCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म कहते हो। क्या कहते हो, क्लोरोफॉर्म, जिसे सुंघा करके पुराने समय में क्या कर देते थे, बेहोश या कर देते थे। ट्राइआइडोफॉर्म, ट्राइआइडोफॉर्म का मतलब क्या है, CHI3 इसको हम बोलते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैम यहाँ पर से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा, यहाँ 2 बातें दी हुई हैं। हर केस के अंदर, हर कंपाउंड में 2 बातें दी हुई है, पहला उसके उपयोग, दूसरा उसकी हानि। तो आपके देखो यहाँ पर कि डाइक्लोरोमीथेन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है कि भाई यहाँ पर पेंट करने में, एरोसोल में, प्रणोदक में, अपने के रूप में, ठीक है, सफाई में। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। मैथिलीन क्लोराइड मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, ये हानि पहुंचाता है। तो यहाँ से इस तरीके से 2 चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गई बात यहाँ। चलिए ठीक है, जो ब्लू से है वो हानि है, जो ऑरेंज से है वो आपका लाभ है। इसी तरीके से ट्राई क्लोरोमीथेन की हम बात करें तो उसमें भी आपको यही 2 चीजें जो है यहाँ पर दी गई होंगी। देखो, रासायनिक रूप से क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस काम में कर रहे हैं, एल्कलॉइड आयोडीन विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। क्लोरोफॉर्म का जो फ्रेयॉन प्रशीतक है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, पर आजकल हम कम टॉक्सिक जो हमारा ईथर है उसको हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर लिखी हुई लाइन है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जब भी रिएक्शन होती है, ये बात याद रखना कि जब हम इसकी हानि पढ़ेंगे मैम तो यहाँ पर लिखा हुआ है,
देखो वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफॉर्म, यानी बहुत कम समय में आप जब सांस लोगे तो देखो बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर, थकान, सिर दर्द होता है। क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क से आपका यकृत खराब हो सकता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये भाई ये बहुत विषैली गैस का निर्माण करता है। इस विषैली गैस को आप क्या कहते हो, फॉस्जीन कहते हो, जिसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं बेटा CHI3 के बारे में, तो CHI3 जो है सॉरी CHI3 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उपयोग प्रारंभ में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, फिर मतलब दवाइयों के रूप में किया जाता था। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, बहुत शातिर हम यहाँ हो गए हैं, तो देखो बल्कि मुक्त हुए आयोडीन के कारण इसका उपयोग हम आजकल नहीं कर पा रहे हैं, हम सीधा आयोडीन का उपयोग करें। देखो इसको किसकी बात कर रही हूँ मैं, ट्राईआयोडोमिथेन के, CHI3 की। इसका उपयोग प्रारंभ में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, परंतु आइडोफॉर्म का यह पूर्तिरोधी गुण आइडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। इसलिए आजकल हम क्या कर लेते हैं, इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो ध्यान से इसको हाईलाइट कर लो कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही दो चीज़ें हैं कि एक आपसे पूछा जाएगा कि उपयोग है, दूसरा आपसे हानि पूछी जाएगी। तो इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक, एरोसोल कैन बनाने में प्रणोदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में फीड स्टॉक की जैसे भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मैम ये क्या, इससे क्या क्या दिक्कत होती है, तो इससे तो भाई बहुत सारी दिक्कतें होती है। देखो यहाँ लिख रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर हो सकता है, चक्कर आना, सिर दुखना, उल्टी हो जाना, तंत्रिका तंत्र की क्षति यहाँ पर हो जाना, ठीक है, गहरी निद्रा, बेहोशी, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें जो है वो नुकसान पहुँचाता है। क्लियर है बात। यहाँ हमारे साथ साथ ये वायुमंडल को भी नुकसान पहुँचाता है। किसको पहुँचाता है, वायुमंडल को भी नुकसान पहुँचाता है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि मैम फ्रेऑन क्या काम करती है। फ्रेऑन जो है गैस है, इसे प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल करते थे, पर आजकल नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या हो जाती है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो है आपकी DDT। क्या है, DDT। इसकी स्ट्रक्चर बनाना जो है वो ज़रूर पूछेंगे। इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं, PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज नोन एज DDT। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था कीड़ों को मारने के लिए, मछलियों के लिए बहुत हानिकारक होता था। फिर कुछ समय बाद पता है क्या हुआ कि जो कीड़े थे, जो उन्होंने अपने अंदर इसके प्रति इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया, और इसकी वजह से अब जो DDT है वो बहुत सारी जगहों पर बैन भी था, पर लोग फिर भी आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको बनानी आनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंटली इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है ये बढ़िया तरीके से कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। हमने अंडरलाइन कर लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को हमको किस तरीके से पढ़ना है। फिर भी आपको कोई डाउट है कि मैम ये चीज़ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सेकेंडली, आपको लग रहा है कि चीज़ें कहाँ से क्या दी हुई थी, तो आप पहले लाइव सेशन अटेंड करो, उसके बाद आप NCERT को पढ़ो, और फिर से आप एक बार जो है लाइव देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। आपने एक बार लाइव ले लिया और फिर NCERT को पढ़ा, आपको ये चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा कि मैम कहाँ से आपने कौन सी चीज़ ली थी, आपने कहाँ से कौन सी चीज़ छुड़वा दी और आपने क्यों छुड़वाई। देखो, हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया कि आप कहाँ पढ़ सकते हो और कहाँ कहाँ आप चीज़ें जो है वो लिख सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। तो जैसे कि मैंने ये रिएक्शन जब आपको कराई थी, ध्यान से समझना, जब मैंने ये रिएक्शन कराई तो मैंने आपको यही समझा दिया कि रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैम, हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हेलोएरीन बनता है, किस तरीके से उसके भौतिक गुण हैं, किस तरीके से हमारे पास हेलोएल्केन बनता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।